नमस्कार। क्लास 11 बिजनेस स्टडी अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। एक बिजनेस से रिलेटेड कौन कौन सी सेवाएं होती है जो हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर समझे थे, जहां बैंकिंग और इंश्योरेंस को कुछ हद तक हमने कंप्लीट किया था। आज की इस क्लास के अंदर हम कुछ कम्युनिकेशंस और उसके अलावा वेयर हाउसिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट क्लियर करेंगे। तो समझने की कोशिश करेंगे हम वेयर हाउसिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज। देखिए, संप्रेषण सेवाएं किसे कहते हैं। पहले बात तो हम करते हैं संप्रेषण। संप्रेषण होता क्या है? संप्रेषण का मतलब होता है कि जो हमारे द्वारा अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने, जब एक व्यक्ति अपनी बात, अपना विचार, अपने तथ्य किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और एक कम्युनिकेशन बिजनेस में कहाँ इंपॉर्टेंस रखता है, वो पॉइंट हम थोड़ा सा यहाँ क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि जो बिजनेस के एक्सटर्नल पॉइंट्स होते हैं। देखिए, व्यापार या व्यवसाय के अंदर दो स्थिति रहती है। एक तो होती है आपकी इंटरनल पॉइंट एंड एक्सटर्नल पॉइंट। आपके व्यापार से जो बाह्य लोग होते हैं, जिसमें आपके सप्लायर्स हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, उन लोगों से कांटेक्ट करने के लिए आपको कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। ये कम्युनिकेशन जनरली हम पोस्टेज, पोस्टल सर्विसेज या हम अपना टेलीकॉम सर्विसेज के माध्यम से भी कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाक सेवाएं, पोस्टल सर्विसेज जिसको कहते हैं। भारत में डाक और तार विभाग पूरे देश में 22 डाक समूह में बांटकर अपने विभिन्न डाकघरों के माध्यम से कुछ सुविधाएं प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से आती है वित्तीय सुविधाएं और दूसरी आती है आपकी डाक मेल फैसिलिटीज। देखिए, वित्तीय सुविधा का तात्पर्य हम ये समझते हैं कि जिस प्रकार से एक बैंक के साथ हम एक फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक वो ही आपके पोस्ट ऑफिस में भी होते हैं। आप पोस्ट ऑफिस में मंथली पैसा जमा करा सकते हो, आप रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हो, आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, आप फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हो, आप अपने वहाँ पे पीपीएफ का अकाउंट खोलते हैं, हम किसान क्रेडिट कार्ड करते हैं, राष्ट्रीय एनएससी लेते हैं, मनी ऑर्डर आता है, पोस्टल ऑर्डर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके इस पोस्ट ऑफिस के माध्यम से संभव हो पाती हैं। साथ में यदि हम दूसरी पॉइंट समझते हैं तो मेल फैसिलिटीज़। मेल फैसिलिटी का मतलब होता है कि डाक घर के अंतर्गत आप पार्सल की सुविधा होती है, रजिस्ट्री होती है, डाक का बीमा होता है, स्पीड पोस्ट होते हैं, पासपोर्ट होते हैं, पोस्ट कार्ड होते हैं, लिफाफे हैं, ये अलग अलग तरह से आपके पोस्ट किए जा सकते हैं। अपनी दूसरी आती है टेलीकॉम सर्विस, दूरसंचार। दूरसंचार सेवाएं देश में तीव्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास की रीढ़ होती है। देखिए, दूरसंचार के माध्यम से आज बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बहुत कम समय में पूरे हो रहे हैं। भारत सरकार ने 1999 में दूरसंचार नीति का ढांचा 2004 में विस्तृत नीति तैयार की है। देखिए, दूरसंचार के अंदर आपके पास में सेल्युलर मोबाइल सेवाएं हैं, रेडियो है, स्थायी लाइन वगैरह है। ये सारी चीज़ें आपके टेलीकॉम सर्विसेज के अंदर आती है। टेलीकॉम के बाद में हम बात करते हैं परिवहन। देखिए, जिस प्रकार से परिवहन आपका कितना इम्पोर्टेंट होगा एक बिज़नेस को लेकर, क्योंकि जहां हमने बिज़नेस किया है ज़रूरी नहीं है कि वहीं सारे कस्टमर हमको मिल जाएंगे, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आपको जो माल मिल रहा है वो उसी स्थान से मिलेगा। आप देख पाते हो, परिवहन एक महत्वपूर्ण सेवा मानी जाती है जिसका द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना माल बड़ी आसानी से पहुँचाया जाता है, अपने उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं। माल किस प्रकार से जाते हैं आप अपने इस स्लाइड के अंदर देख पा रहे हो। आपका माल जल माध्यम से भी जाता है, स्थल माध्यम से भी जाता है, वायु मार्ग से भी जाता है। नेक्स्ट आता है परिवहन सेवा के बाद वेयर हाउसिंग, भंडारण। आखिर भंडारण होता क्या है? भंडारण का मतलब होता है कि जो सामान आपने तैयार किया है उसको एक स्थान पर स्टोर करना। हम समझते हैं प्रारंभ में भंडारण गृहों का कार्य वस्तुओं के वैज्ञानिक ढंग से सुरक्षित रखने तक सीमित था, लेकिन ये भंडारण साथ साथ वितरण की सेवाएं भी प्रदान करते हैं। न केवल अपने माल को स्टोर करना, माल को स्टोरेज के साथ में आपको उसको लोगों तक पहुंचाने का काम भी किया जाता है। भंडारण गृह सही मात्रा में, सही स्थान, सही समय, सही स्थिति में, सही लागत पर माल को उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक होता है। ये जो सारे पॉइंट दे रखे हैं वो एक भंडारण गृह की इम्पोर्टेंस को शो करता है कि आपके सही मात्रा में माल स्टोर हो सकता है, सही जगह पर पड़ा रहता है, आपका सही स्थिति में माल उपलब्ध होगा। तो ये सामान्यतः इसका उपयोग आपका निर्माता करता है। निर्माता मतलब हम कहते हैं जो पर्सन माल बना रहा है, आयातक हमने यदि माल फॉरेन से मंगवाया है, हम माल भेज रहे हैं तो भी वेयर हाउसिंग करते हैं। होलसेलर के लिए भी होता है, ट्रांसपोर्टर के लिए भी होता है। तो ये सारे इन चीज़ों व्यक्तियों के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंस होती है।
नेक्स्ट आता है भंडारण गृह के प्रकार। देखिए अपने पास टोटली 4 प्रकार के भंडारण गृह है, 5 प्रकार माफ़ी चाहूँगा। सबसे पहला आता है निजी भंडारण गृह, कह सकते हैं हम उसको प्राइवेट वेयर हाउसिंग। ये व्यवसायी द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए बनाए जाते हैं। देखिए खुद अपने लिए बनाते हैं, जैसे कोई कंपनी है उसका गोडाउन होगा, कोई दुकान है उसका गोडाउन होगा, तो उसे हम प्राइवेट वेयर हाउसिंग कहते हैं। एक आता है सार्वजनिक भंडारण गृह। ये भंडारण गृह जिनका प्रयोग आवश्यक शुल्क देकर कोई भी निर्माता, व्यापारी, अन्य व्यक्ति कर सकता है। देखिए प्राइवेट मतलब वो खुद का स्टोरेज रखने के लिए होता है, पब्लिक मीन्स उसमें एक फिक्स पेमेंट करने के बाद कोई भी व्यक्ति उस भंडारण गृह का या वेयर हाउसिंग का यूज़ कर सकता है। इसका प्रयोग करने के लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेना होगा, मीन्स आपको पब्लिक वेयर हाउसिंग को यूज़ करने से पहले आपको गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना कंपलसरी है। नेक्स्ट आता है बंधक माल गोदाम, बॉन्डेड वेयर हाउसिंग। ये गोदाम जिन्हें सरकार को बिना आयात किए गए माल को रखने का लाइसेंस मिला होता है, उन्हें बंधक माल गोदाम कहते हैं। देखिए कहने का मतलब होता है कि ये वे माल गोदाम होंगे जिनको सरकार को बिना आयात कर दिए, मतलब कई ऐसे माल होते हैं जिस पर सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी दिए बिना भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं, आयात कर दिए बिना भी हम माल खरीद सकते हैं। तो वो माल है जिस पर आपने बिना आयात कर दिए माल को रखने का लाइसेंस प्राप्त होता है, उसी को हम बंधक माल गोदाम कहते हैं। नेक्स्ट आता है सरकारी भंडारण गृह, गवर्नमेंट वेयर हाउसिंग। ये भंडारण गृह सरकार के स्वामित्व नियंत्रण में संचालित होते हैं। ऐसे भंडारण गृह होंगे जिस पर पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण होता है। इनका प्रबंध सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रम जैसे भारतीय खाद्य निगम, राज्य व्यापार निगम, केंद्रीय भंडारण निगम आदि के माध्यम से होता है। देखिए ये जो भंडारण गृह होते हैं उन पर जो आपका कंट्रोल होता है, जिनका मैनेजमेंट होता है, पूर्ण रूप से सरकार का होगा और वो सरकार अपने स्तर पर उसको संचालित करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है आपका सहकारी भंडारण गृह, कोऑपरेटिव वेयर हाउसिंग। इसके अंतर्गत वे भंडारण गृह आते हैं जो सरकारी समितियों द्वारा संचालित होते हैं। इनको ये समितियां अपने सदस्यों के निजी प्रयोग के लिए स्थापित करती है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है वो अपने लिए जो वेयर हाउसिंग की स्थापना करते हैं उसी को हम बोलते हैं सहकारी भंडारण। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का है भंडारण गृह के कार्य। आखिर भंडारण गृह के काम क्या होते हैं? पहला काम आपको दिखा, विभिन्न उत्पादकों से प्राप्त माल एवं वस्तुओं का संचय करना। जो आपके अलग अलग प्रोड्यूसर अपने माल को तैयार करते हैं उसको एक स्थान पर आपको संचित करना होता है। उत्पादन संयंत्र से भारी मात्रा में प्राप्त माल को छोटी मात्रा में विघटित कर ग्राहकों को भेजना। जहाँ से प्रोडक्शन हुआ है उस प्लांट्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में माल इकट्ठा होता है, उस माल को लेकर आपको एक ऐसी जगह पर स्टोर करना जहाँ से कस्टमर उसे इजीली लेके जा सकता है। मौसमी फल तथा अन्य निर्मित वस्तु एवं कच्चा माल जिनकी तुरंत आवश्यकता न हो उसका भंडारण करना। देखिए कई ऐसे सामान होते हैं जिसका यूज़ तुरंत नहीं किया जाता है, उन्हें स्टोर करना होता है, उसके लिए हमारे को वेयर हाउसेज की आवश्यकता होती है। मूल्यवर्धन सेवाएं, हस्तांतरण से पूर्व मिश्रण, पैकेजिंग, लेबलिंग आदि। देखिए कई ऐसे गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कस्टमर यूज़ नहीं करता है, उसको उसमें सेट करना पड़ता है। कई ऐसे गुड्स है जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई सामान है, उसकी पैकिंग करनी होगी, उस पर लेबलिंग लगवानी होगी, तब जाके वो कस्टमर तक पहुंच पाता है। तो ये सारा काम करने के लिए आपको अपना माल स्टोर करना पड़ता है और जिस स्थान पर स्टोर हुआ है वही हमारा वेयर हाउसेज कहलाएगा। मांग के अनुसार आपूर्ति का समायोजन करके मूल्यों में स्थिरता लाना। देखिए जैसी डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई करना, क्योंकि जब देखिए आपके पास माल का प्रोडक्शन हो गया है लेकिन यदि मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है तो माल हम सप्लाई नहीं कर सकते हैं। सप्लाई का मीन्स होता है जब कोई व्यक्ति लेने नहीं आएगा तब तक आप उसे बेच नहीं पाओगे, तो बिना बिका माल अपने पास स्टोर के तौर पर रखना होगा और वो जहाँ स्टोर रखेंगे वही अपना वेयर हाउसेज कहलाएगा और यही इसका एक प्रकार से कार्य है। भंडारण गृह में रखी गई वस्तुओं के आधार पर स्वामित्व को अग्रिम धन प्रदान करना। जो माल आपने एक स्टोरेज के तौर पे गोडाउन में रखा है, एक वेयर हाउसेज में रखा है, उसके स्वामियों को उस माल की वस्तु के आधार पर उसे अग्रिम धनराशि देनी होती है। ये कुछ उसके कार्य थे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक था बिजनेस सर्विसेज कुछ हद तक पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। धन्यवाद।